हेलो बच्चों, वेलकम बैक। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। अब इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले जान लेते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं ह्यूमिडिटी के बारे में कि आखिर ह्यूमिडिटी होती क्या है, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन ये क्या होता है, और हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन। तो ये तीन बातें हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारी धरती पर जहाँ पे भी पानी है ना, जहाँ पे भी पानी है, जिस भी जगह पे पानी है, वहाँ पे होता क्या है। देखो, जहाँ पे भी पानी होगा वहाँ पे सूरज की रोशनी अगर पड़ती है और सूरज की रोशनी की वजह से ये पानी हो जाता है गर्म, और गर्म होने के बाद यही फिर ऊपर उठने लगता है। क्या होता है, यहाँ की हवा गर्म होने लगती है ना, यहाँ की हवा गर्म होती है तो अपने साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ऊपर उठा के ले जाती है और ये बन जाता है वाटर वेपर। जब पानी गर्म होता है तो वो गर्म हवा के साथ जब ऊपर उठता है उसको बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर लिक्विड स्टेट से गैशियस फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है ना तो उसको वाटर वेपर बोलते हैं बच्चों। अब यही वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। कहाँ पे जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या? ये वो प्रोसेस है जिसमें धरती पर जो लिक्विड है, लिक्विड वाटर, वो गर्म होके भाप बन के वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन इसके बाद क्या होता है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे ही ये वाटर वेपर ऊपर जाता है ना बच्चों, तो धीमे धीमे क्या होता है, धीमे धीमे बनते हैं क्लाउड्स, है ना। क्लाउड्स बनते हैं और इन्हीं क्लाउड्स के वजह से होती है बरसात, राइट। तो ये जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में गया वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं पे बरसात होती है, कहीं पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने वाटर वेपर के बारे में जाना। मतलब अगर मान लो यहाँ पे है हवा कुछ, ठीक है, ये हवा है, ओके। तो मैंने यहाँ पे हवा बना दिया, इतने में हवा बना दिया। अब इसी के अंदर अगर वाटर वेपर है, ये हवा के अंदर अगर वाटर वेपर है, वाटर वेपर मतलब वाटर के बहुत ही छोटे कण, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जो गैस के जैसे हवा में तैरते हैं। तो अगर हवा के अंदर इस तरह से वाटर के पार्टिकल्स हैं तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर। सॉरी, तो ये वाटर वेपर बोलो या मॉइस्चर बोलो, तो जहाँ पे एयर के अंदर वाटर वेपर होगा या मॉइस्चर होगा तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? ह्यूमिडिटी। उसको इंग्लिश में बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, वो देखते हैं। तो बच्चों, अगर हवा के अंदर वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर अगर ज़्यादा है हवा के अंदर, देखो जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने बना दिए, ये वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाटर वेपर है। तो अगर हवा के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा है मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसी कौन सी जगह पे होगा जहाँ पे हवा के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होगा? देखो, जहाँ पे बरसात गिरती है, जहाँ पे घने जंगल होते हैं, वहाँ पे हो सकता है। तो हम जानते हैं कि कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं ना, कोस्टल एरियाज़, समुद्र के किनारे वाले एरियाज़, वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा हवा के अंदर, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। या फिर रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ही घने जंगल होते हैं और वहाँ पे हमेशा बरसात होती रहती है, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, तो ऐसी जगह पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बच्चों। और इसका उल्टा, कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, मतलब
वहाँ पे वहाँ की हवा में वाटर वेपर कम पाया जाता है। ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा डेजर्ट में होता है, क्योंकि डेजर्ट में तो बारिश होती नहीं है और डेजर्ट का माहौल कैसा होता है आप जानते हैं, बहुत गर्म होता है। वहाँ पे वहाँ की हवा भी बहुत गर्म होती है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब कि वाटर वेपर बहुत कम होगा वहाँ की हवा में। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऐसी जगह पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी। और जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी ना बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जैसे इस एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में, रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हो सकता है कि टोटल वॉल्यूम जो होती है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, उसका 3% या 4% तो वाटर वेपर ही होगा उसके अंदर। अगर वहाँ की हवा है तो उस हवा का 3% से 4% अगर वाटर वेपर है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये हम समझ सकते हैं। तो बच्चों मान लो कि ये है आप, ठीक है, और आप खेल के आए, ठीक है, खेल के बहुत थक के आ गए हैं, पसीने से पूरे लथपथ हैं, ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप खेल रहे हैं और उस टाइम पे ऐसा है मान लो कि जहाँ पे आपके आसपास की जो हवा है वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है मान लो, तो हवा के अंदर वाटर वेपर काफ़ी है पहले से, तो आपका जो पसीना होगा ना, आपका पसीना वो जल्दी सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर जगह ही नहीं है, ऊपर जगह ही नहीं है कि वो आपके पसीने को जगह दे सके, सोख सके, ठीक है। तो जब भी हवा के अंदर वाटर वेपर या फिर हम बोलें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपका पसीना जल्दी सूखेगा नहीं, तो आपको थोड़ा चिपचिपा लगेगा, आपका पसीना जल्दी सूखेगा नहीं, इसीलिए। या फिर अगर हवा के अंदर वाटर वेपर कम है मान लो, ठीक है, बहुत ही ड्राई एयर चल रही है, बहुत ही सूखी हवा चल रही है, ड्राई एयर चल रही है, तो ऐसे पे टाइम पे आपके जो लिप्स होंगे, हमारे जो होंठ होते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, उनमें क्रैक पड़ जाएगा, ठीक है, होंठों में क्या हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा बच्चों, और स्किन भी ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, होंठों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये सब होता है। तो देखो बच्चों, अगर हमें ये जानना है कि ह्यूमिडिटी कितनी है कहीं पे या फिर किस तरह की ह्यूमिडिटी होती है, तो एक्चुअली दो प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट, और दूसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कैसी? रिलेटिव। जब भी रिलेटिव वाली बात आए ना, याद रखना कंपैरिजन होने वाला है। रिश्तेदार हमारा कंपैरिजन करते रहते हैं ना हमेशा कि वो इतना अच्छा है, इधर वो इतना ख़राब है, ये वो, ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन होता है ह्यूमिडिटी में। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में जानते हैं। देखो, अगर मान लो ये एक वॉल्यूम है, एक 1 यूनिट वॉल्यूम है, 1 यूनिट वॉल्यूम, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा क्यूब है जिसका हर साइड 1 मीटर का है, ठीक है, हर साइड 1 मीटर का ऐसा क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूबिक में, 1 मीटर क्यूबिक में कितना वाटर वेपर है, 1 मीटर क्यूबिक वाले वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे केजी पर क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में, एक क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर होगा, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। देखो, रिलेटिव का मतलब कि किसी के कंपैरिजन में कौन कितना है वो, ठीक है। तो जब भी रिलेटिव आता है ना बच्चों, तो याद रखना कि आपको क्या लेना है, आपको दो चीज़ों का रेशियो लेना है, रेशियो जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे अगर रेशियो लेते हैं तो सबसे पहले किसको लेते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, एयर के अंदर, एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन कैरी। और उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे एयर के अंदर वाटर वेपर कितना है वो, और नॉर्मली यही हवा कितना वाटर वेपर कैरी कर पाती है नॉर्मली उस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे। तो इस रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
फिर से मैं बोलता हूँ, देखो, एक तो आपने उस हवा के बारे में पूछा जो कि उस टाइम पे चल रही है और आपने पता लगाया कि उस टाइम पे हवा में वाटर वेपर कितना है, वो हो गई ह्यूमिडिटी उस टाइम की। और नॉर्मली उसी हवा में वाटर वेपर कितना होता रहता है सेम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वो तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो रेशियो आएगा, उसी को बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना वाटर वेपर किसी भी कोई भी हवा है वो कितना वाटर वेपर झेल सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस हवा का टेम्परेचर कितना है, उस हवा का टेम्परेचर कितना है वो। अगर मान लो इस हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर जा सकते हैं। ये बुलाएगी, आ जाओ। ये हवा गर्म है तो गर्म हवा है मतलब अभी वाटर वेपर और ले लेगी ये। और अगर हवा ठंडी है तो, अगर हवा का टेम्परेचर कम है मतलब हवा ठंडी है तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर वेपर जा नहीं पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो गर्म हवा होगी तो वाटर वेपर और भी ले सकती है। ठीक है, अगर ठंडी हवा होगी तो वाटर वेपर और नहीं ले पाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ठंडा है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे भरे पड़े हैं, तभी तो ये हवा ठंडी है। ये हवा गर्म है क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो गैसेस हैं, वो बहुत कम है, इसीलिए और भी लोगों को बुलाती है। ठीक है, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो एक टेम्परेचर आ गया, एक टेम्परेचर ऐसा है जिस टाइम पे इस हवा के अंदर अब और कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। ठीक है, इसके अंदर और कोई वाटर वेपर के और भी पार्टिकल्स, ये सब गैसेस नहीं आ सकती। जितना इस हवा को लेना था उतना इसने वाटर मॉलिक्यूल ये उतना वाटर मॉलिक्यूल ले चुकी है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यू पॉइंट। अगर उस हवा का ड्यू पॉइंट आ गया है मतलब अब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर उसके अंदर जा नहीं सकते, ड्यू पॉइंट। ठीक है, अब ड्यू पॉइंट है मतलब ठंडा हो गया टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर से भी अगर कम होगा, इस टेम्परेचर ड्यू पॉइंट वाले टेम्परेचर से भी अगर टेम्परेचर कम होता है एयर का, तो होगा क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स जो होंगे वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे, कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे के और करीब आएंगे, और करीब आएंगे। मतलब क्या कि ये कंडेंस हो रहे हैं, अब ये गैस में से लिक्विड बनना स्टार्ट करने वाले हैं, इसी को बोलते हैं कंडेंस करना। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है वो है कंडेंसेशन। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन के बारे में। व्हाट इज कंडेंसेशन? ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जब वाटर वेपर एक साथ जुड़ने लगे, वाटर वेपर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जुड़ने लगते हैं और ये गैशियस फॉर्म में से, ये गैस वाले फॉर्म में से ये लिक्विड बनने लगते हैं, पानी की बूंदें बनने लगती हैं मान लो। ठीक है, पानी की बूंदें अगर बन रही हैं, या तो फिर कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो ये लिक्विड के बदले डायरेक्टली सॉलिड बन जाते हैं, सॉलिड, स्नो। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड फॉर्म में बनने लगता है या तो फिर सॉलिड फॉर्म में बनने लगता है। ऐसा कब होता है? ये अपने आप होता है? जी नहीं, ऐसा अपने आप नहीं होता। देखो, जब गर्म हवा होती है ना बच्चों, जब वार्म एयर होती है, गर्म हवा, ये गर्म हवा चल रही है, काफ़ी हाइट पे चल रही होती है। जब ये गर्म हवा किसी ठंडी प्लेस को कांटेक्ट में आती है, ठंडी प्लेस के कांटेक्ट में अगर आएगी, ये ठंडा प्लेस है, यहाँ के कांटेक्ट में आ गई तो ये हवा भी धीमे धीमे ठंडी होने लगेगी। जब ये हवा ठंडी होगी बच्चों तो इसके अंदर का जो वाटर वेपर होगा वो धीमे धीमे लिक्विड बनने लगेगा, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। देखो ज़्यादातर होता क्या है, कंडेंसेशन आखिर होता कहाँ है? कंडेंसेशन
अगर होना है तो एटमॉस्फेयर फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। फुल्ली सैचुरेटेड होगा तभी कंडेंसेशन हो पाएगा। मतलब कि एयर के अंदर जितना वाटर वेपर आ सकता था, उतना आ चुका है। मतलब एयर अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद अगर और जरा सा टेम्परेचर कम हुआ तो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये तो एक बात हो गई कि कंडेंसेशन एक वजह से होगा कि जब गर्म हवा आएगी और एक ठंडे प्लेस को कांटेक्ट में आएगी तब कंडेंसेशन होगा। और एक बात, कंडेंसेशन तब भी होता है जब ये ठंडी हवा होती है उसको एक सरफेस चाहिए जिसके आसपास में उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो वाटर वेपर चिपक जाए, ऐसा। तो ये ज़्यादातर कब होता है? ये होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, तो डस्ट पार्टिकल्स के आसपास ही वाटर वेपर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, वो चिपकने लगते हैं और वो चिपक के बनाते हैं एक ड्रॉप, पानी की बूंद बन जाती है। तो पानी की बूंद ऐसे ही नहीं बनती। पानी की बूंद कैसे बनती है? जो धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं ना बच्चों, धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण, उन्हीं के आसपास में वाटर वेपर इस तरह से जमा होने लगता है। उनको वाटर वेपर को चाहिए क्या? एक सरफेस चाहिए। तो इस तरह से वाटर वेपर को एक सरफेस मिल जाती है, किसी सरफेस से वो चिपकेगा और ऐसे ही चिपकते चिपकते वो क्या बन जाते हैं? एक बूंद बन जाती है, पानी की बूंद। और यही पानी की बूंदें जब ज़्यादा भारी हो जाती है ना, तब धरती पे गिरती हैं बरसात की तरह। ठीक है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर जब कंडेंस होता है तो बनाएगा ड्यू, मिस्ट या फिर क्लाउड। ठीक है, और जब एक सैचुरेटेड एयर, आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है वर्ड सैचुरेटेड एयर, मतलब कि ऐसी एयर जिसके अंदर जितना वाटर वेपर हो सकता था उतना हो गया है। जब इस तरह की एयर एक कोल्ड सरफेस को मिलती है, टकराती है, कोल्ड सरफेस से जब मिलती है तो बनता है ड्यू या तो फ्रॉस्ट। ठीक है, अब जब ड्यू कब बनता है उसकी भी एक कंडीशन है बच्चों। क्या हमेशा ड्यू बन जाता है? नहीं। जब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तब बनेगा ड्यू। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है तो बनेगा फ्रॉस्ट। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड पर होता क्या है कि वहाँ की जो हवा है वो बहुत ठंडी हो जाती है बच्चों। तो ग्राउंड पे मान लो अगर हवा चल रही है, तो ये जो सारी हवा चल रही है मान लो ग्राउंड पे, ये सारी की सारी हवा बहुत ठंडी हो गई। अगर ये ऊपर की हवा अगर काफ़ी ठंडी हो गई ना बच्चों, तो इसके वजह से बनता है मिस्ट, MIST, मिस्ट, या फिर आप उसको बोलते हो फॉग, FOG, फॉग। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, ऐसा बोलते थे ना। ये वो वाला फॉग नहीं है, परफ्यूम वाला नहीं। ये फॉग क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं कोहरा। ओके, धुंधला धुंधला दिखाई देता है बच्चों। अगर रोड पे गाड़ी भी जा रही होगी ना, अगर रोड पे सिंपल एक बेचारी गाड़ी जा रही होगी, अरे ये तो एलियन वाली गाड़ी बन गई, चलो कोई बात नहीं। ये रोड पे अगर गाड़ी जा रही है बेचारी, तो ये गाड़ी को यहाँ पे कोई इंसान है वो भी दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या होगा? यहाँ पे बीच में धुंधला धुंधला काफ़ी दिखाई देगा, वाइट वाइट ऐसे बादल जैसा दिखाई देगा। तो वो होता है फॉग वाला नज़ारा। ओके, लेकिन अगर यही कंडेंसेशन बहुत ऊपर आकाश में हुआ, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे क्लाउड्स। मतलब यही हवा ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंडेंसेशन हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहाँ पे आपको क्लाउड्स मिल जाएंगे। तो बच्चों मैंने क्या बोला लास्ट में? क्लाउड्स। अब बात आएगी क्लाउड्स की, बादल। ठीक है, आखिर क्लाउड्स होते क्या हैं? क्लाउड्स आर मासेस ऑफ सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है ना, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत सारी बनती हैं तो ये सारी बना के एक क्लाउड बनाती हैं, अलग अलग तरह के क्लाउड बनाती हैं। इन्हीं के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं और आइस के क्रिस्टल्स भी होते हैं। क्या मैंने बोला? आइस क्रिस्टल्स भी यहाँ पे होते हैं बच्चों। और
इनमें जो भी वाटर ड्रॉपलेट होगी ना वो इतनी छोटी होती है कि आप अगर आटा लेते हैं ना जिससे रोटी बनती है, आटा होगा ना, आटा का एक ग्रेन होगा ना, छोटा सा दाना, उससे भी छोटे ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसीलिए इतने हल्के होते हैं कि हवा में तैरते हैं बच्चों। तो जब ऐसे जगह से कोई एरोप्लेन जाता है ना बच्चों, ऐसे जगह से जब कोई एरोप्लेन जाता है तो क्या होता है, तो एरोप्लेन में अगर आप कोई बैठा होगा तो आपने देखा होगा कि जब ऐसी जगह से एरोप्लेन जाता है ना तो सबको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, पूरा ऐसा लगता है कि ये सब पूरे बादल ही बादल हैं, ऐसा बहुत सारा ऐसा लगता है। तो ये असली में क्यों हो रहा है, क्योंकि उन बादलों के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो प्लेन में बैठने वालों को लगेगा कि हम बादल में से होके जा रहे हैं और इन्हें लगेगा कि ये एक क्या है, एक तरह का फॉग है, जो नीचे धरती पे हो रहा था वैसा ऊपर कोहरा छा गया है, ऐसा लगेगा। अब बात करते हैं कि किस तरह के बादल होते हैं। मेन 3 टाइप के बादल होते हैं। तो बच्चों कितने टाइप के बादल होते हैं? मेन 3 टाइप के बादल होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। आप ये वीडियो देखते देखते भी अपने नोट्स बना सकते हैं बच्चों। इतना मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आराम से नोट्स बना लेंगे। 3 टाइप के बादल होते हैं बच्चों। एक तो है साइरस, इसको आप साइरस बोल सकते हैं, CIRRUS, साइरस वाले बादल। दूसरा है स्ट्रेटस, STRATUS, स्ट्रेटस क्लाउड्स। और तीसरे जो हैं वो है क्यूमुलस, यहाँ पे स्पेलिंग लिखता हूँ CUMULUS, क्यूमुलस क्लाउड्स। अब पहले बात करते हैं साइरस क्लाउड्स के बारे में। ये आखिर कैसे होते हैं? ये बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, विस्पी होते हैं, विस्पी क्लाउड्स होते हैं, मतलब बहुत ही इस तरह से एकदम पतले शेप के होंगे, ऐसे 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 होंगे, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आपको इसमें इमेज भी बता दूंगा। विस्पी क्लाउड्स हैं और ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी हाई होते हैं, हाई पाए जाते हैं, काफ़ी ऊपर पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। और ये बने किससे होते हैं? ये बने होते हैं आइस क्रिस्टल से। किससे बच्चों? आइस क्रिस्टल से। तो हमने क्या देखा साइरस क्लाउड्स के बारे में कि ये बहुत पतले होते हैं, विस्पी होते हैं, दे आर फाउंड इन हाई इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स। अब बात करते हैं साइट्रस क्लाउड्स की, सॉरी साइट्रस नहीं, स्ट्रेटस क्लाउड्स की बात करते हैं। ये क्लाउड बहुत हाई नहीं होते, ये लो होते हैं, मतलब बहुत नीचे पाए जाते हैं काफ़ी, इसीलिए इनको बोलते हैं लो लाइंग क्लाउड्स। दे आर लो लाइंग क्लाउड्स, उतनी हाइट पे नहीं पाए जाते ये क्लाउड्स, और काफ़ी बड़े नज़र आते हैं, ग्रे कलर के नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि ग्रे कलर की पूरी चादर बिछी हुई है स्काई में। अब बात करते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में। क्यूमुलस क्लाउड्स बहुत ही बड़े होते हैं, मैसिव, ये देख लेना, मैसिव, आपके इसमें वर्ड है मैसिव, बहुत बड़े होते हैं और ये काफ़ी हाइट पे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एट वेरी ग्रेट हाइट्स, वी कैन से, नॉट वेरी ग्रेट बट दे आर फाउंड एट ग्रेट हाइट्स और ग्रेट एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो ये हमने 3 क्लाउड्स के बारे में जान लिया बच्चों। इसमें ये विस्पी के बारे में एक बार मैं गूगल में देख लेता हूँ कि भाई विस्पी क्या है, ओके, और उसका हो सकेगा तो डायग्राम आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो विस्पी है, विस्पी का अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा होगा गूगल में लच्छेदार, लच्छेदार, एक्चुअली इस तरह के कुछ, जैसे अगर आपकी कोई डोरी होती है ना, वो डोरी अगर इस तरह से बांध जाती ना, अगर डोरी ऐसे फंस गई है इस तरह से तो उसको लच्छा बोलते हैं, लच्छेदार क्लाउड्स ऐसे। और स्ट्रेटस क्लाउड्स, फिर क्यूमुलस क्लाउड्स। तो यहाँ पे हमने जो देखा वो हमने क्लाउड्स के बारे में देखा। और क्या क्या हमने देखा बच्चों? हमने देखा कंडेंसेशन क्या होता है, फिर हमने बात की ह्यूमिडिटी के बारे में, और ह्यूमिडिटी 2 प्रकार की होती हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था इवेपोरेशन कैसे होता है और कैसे हवा के अंदर जो वाटर वेपर होता है वो डिसाइड करता है कि कितना पानी और लिया जा सकता है और कितना नहीं ले सकते। तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन। तो ये चैप्टर तो अभी बाकी है, इसका एक और पार्ट आएगा कम से कम।
तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको कोई डाउट है, सजेशन है, तो आप हमें बता सकते हैं। बाय।